दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए अनिवार्य खंड जीएस का प्रैक्टिस सेट संख्या 6। इसमें हम कुल 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल और सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहला प्रश्न है, इतिहास से संबंधित है। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? आपको बताना है कि किस शासक ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो सही उत्तर है दोस्तों पुलिकेशिन द्वितीय। दोस्तों पुलिकेशिन द्वितीय जो था ये चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था। हर्षवर्धन और पुलिकेशिन द्वितीय दोनों के राज्य की जो सीमा थी नर्मदा नदी थी। दोनों ही शासक अपने राज्य की विस्तार की महत्वाकांक्षा रखते थे। दोनों के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। और इस युद्ध के विषय में दो प्रमाण मिलते हैं। एक तो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख और दूसरा ह्वेनसांग का यात्रा विवरण जिसमें उसने पुलकेशिन द्वितीय को मोहोल अच अर्थात महाराष्ट्र का शासक बताया था। अगला प्रश्न है, सी यू की नामक यात्रा विवरण किससे जुड़ा हुआ है? तो उत्तर है ह्वेनसांग। दोस्तों ह्वेनसांग जो है इसने अपना भ्रमण वृत्तांत सी यू की नाम से लिखा है। वो हर्षवर्धन के शासनकाल यानी 629 ईस्वी में भारत भ्रमण पर आया था और 16 वर्षों तक वो भारत में निवास करने के बाद विभिन्न स्थानों की यात्रा की। नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक रहकर उसने शिक्षा प्राप्त की और सी यू की में कुल 138 देशों का विवरण मिलता है। ये हर्षकालीन भारत के समाज, धर्म, राजनीति की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से किससे संबंधित थे? तो सही उत्तर है वाराणसी। दोस्तों पार्श्वनाथ जो हैं वो 23वें जैन तीर्थंकर हैं और वाराणसी इनका जन्म स्थान है। इनका जन्म राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो सर्प है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? तो सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। दोस्तों महात्मा गांधी ने करो या मरो यानी डू और डाई का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था और 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार कर लिया था और इस आंदोलन की शुरुआत बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर है रायगढ़। दोस्तों रायगढ़ के किले में शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक 1674 में हुआ था और काशी के पंडित गंगा भट्ट ने उनका राज्याभिषेक किया था। तो सही उत्तर है रायगढ़ में शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है आपके शेरशाह सूरी, अकबर, बाबर और शाहजहां। तो सही उत्तर है शेरशाह सूरी। दोस्तों दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी के बीच करवाया था। ये किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे प्राचीन दीन पनाह नगर का आंतरिक किला है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? तो दोस्तों सहायक संधि प्रणाली से लॉर्ड वेलेजली का नाम जुड़ा हुआ है और लॉर्ड वेलेजली पहला अंग्रेज था जिसने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया। इसके अलावा डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भारत से सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना भारतीय राजाओं को किराए पर दी थी। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उत्तर है बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। दोस्तों बक्सर का युद्ध मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट की सम्मिलित सेना और अंग्रेजों के मध्य 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। दोस्तों प्लासी के युद्ध में बंगाल में जबकि बक्सर के युद्ध ने उत्तर भारत में अंग्रेजों की शक्ति को सुदृढ़ किया और माना जाता है कि बक्सर का युद्ध जो है वो अंग्रेजों के लिए निर्णायक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है?
तो उत्तर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो उत्तर है राजकुमार शुक्ल। दोस्तों, चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने नील की खेती के संबंध में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया और चंपारण की जनता तिनकठिया पद्धति को खत्म करने की मांग कर रही थी। तिनकठिया पद्धति में क्या होता था कि जमीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था और गांधी जी ने किसानों की ओर से आंदोलन किया। सरकार ने मामले की जांच के लिए आयोग गठित किया और बागान मालिकों ने किसानों से की गई अवैध वसूली का 25% वापस करना स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो सही उत्तर है कल्याणपुर, कानपुर में स्थित है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक नीति जिसको कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन या सेज कहा जाता है, ये कब घोषित की गई थी? तो उत्तर है अप्रैल 2000 में। अप्रैल 2000 में दोस्तों जो है आयात निर्यात नीति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतिस्पर्धी वातावरण सृजन करने के लिए 1 अप्रैल 2000 को पहली बार विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व किस में निहित है? आपको बताना है। तो इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकते हैं कि भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय को। दोस्तों, भारतीय संविधान का अभिभावकत्व सर्वोच्च न्यायालय में निहित है और संविधान के अनुच्छेद 132, 133 और 228 में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो सही उत्तर है दोस्तों विरोध का अधिकार जो है, देखिए इसमें विरोध का अधिकार शामिल नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। जिस प्रश्न में नहीं होता है उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होने की संभावना होती है। तो भारतीय संविधान द्वारा जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं उनमें विरोध का अधिकार शामिल नहीं है। अगला प्रश्न राज्य व्यवस्था से ही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो सही उत्तर है न्यायपालिका। दोस्तों, मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं उसका संरक्षक न्यायपालिका है। अगला प्रश्न है, देखिए संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो सही उत्तर है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। दोस्तों, संपत्ति का जो मूल अधिकार है ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में महिला समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? आपको बताना है। महिला समृद्धि योजना, तो सही उत्तर है 1993। दोस्तों, 1993 में भारत में महिला समृद्धि योजना शुरू की गई थी और ये भारत के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा 2 अक्टूबर 1993 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं में बचत की आदत का विकास करना, आत्मविश्वास में वृद्धि करना और उनको आत्मनिर्भर बनाना था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने से है। इसकी स्थापना 2000 में एक गैर सरकारी संगठन के रूप में बंगलुरु कर्नाटक में हुई थी और ये संस्था स्कूली छात्रों को निःशुल्क मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19वां प्रश्न है, सदाबहार क्रांति या एवरग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। आपको बताना है कि ये जो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन है ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो उत्तर है दोस्तों सदाबहार क्रांति जो है ये MS स्वामीनाथन द्वारा जो है इसका प्रयोग, या सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए MS स्वामीनाथन द्वारा प्रयोग में लाई गई थी। तो
दोस्तों, स्वामीनाथन ने हरित क्रांति के बाद भारत में सदाबहार क्रांति की आवश्यकता पर बल दिया और डॉक्टर स्वामीनाथन ने खाद्य सुरक्षा के लिए सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी सहित विभिन्न आयामों पर ध्यान देने की बात की। और सदाबहार क्रांति या एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो कृषि के समग्र विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो सही उत्तर है जो है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन ए। दोस्तों, भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे होता है ये वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है और आर्थिक समीक्षा को या आर्थिक सर्वेक्षण को प्रतिवर्ष वार्षिक बजट से पहले भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है और इसमें देश के विगत वर्ष की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न झीलों में से कौन सी झील असम राज्य में स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके हमीरसर झील, कोलेरू झील, सला झील या चपनाला झील। तो दोस्तों, असम में जो झीलें हैं उसमें चंदुबी झील, चपनाला झील, हाफलांग झील प्रमुख हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, चपनाला झील, ये आपका असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है 29 जुलाई। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इसका निर्णय जो है प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित सम्मेलन में लिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, लखनऊ, नई दिल्ली या बेंगलुरु। तो सही उत्तर है दोस्तों नई दिल्ली में। देखिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। राष्ट्रीय जैविक उद्यान जो है ये नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन इसका नाम है, लेकिन देखा जाए तो उद्यान की जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट है इसका नाम राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और अंग्रेजी नाम नेशनल जूलॉजिकल पार्क लिखा गया है। तो भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो गंगा नदी में स्वच्छता के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए या प्रदूषण को समाप्त करने के लिए 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था और ये प्राधिकरण तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के लक्ष्य को संशोधित करते हुए जनसंख्या को स्थिर स्थिति तक कब लाना होगा? तो सही उत्तर है 2070 तक। दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को प्रतिपादित की गई थी और इसमें ये था कि 2045 तक जनसंख्या के स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसको संशोधित करके 2070 कर दिया गया है कि जनसंख्या की स्थिर स्थिति वर्ष 2070 तक आ सकती है। अगला प्रश्न है, भारत में दशक 2001 से 2011 में जनसंख्या की वृद्धि कितनी थी? तो सही उत्तर है दशकीय वृद्धि दर जो है 17.7% की हुई है। तो उत्तर है ऑप्शन ए, भारत में 2001 से 2011 के दशक में 17.7% जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो देखा जाए तो 2001 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू थी और लेकिन उत्तराखंड जब अलग हो गया तो वर्ष 2003 में 10 अन्य जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। इसमें गोंड समूह जो है ये उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। गोंड के बाद खरवार का नंबर आता है और उसके बाद थारू का स्थान है। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या में ये गोंड जनजाति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 1998-99 के बजट में किया गया और इसका शुरुआत अगस्त 1998 में किया गया। दोस्तों, केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने की सुविधा देता है। अगला प्रश्न है, मुख्य बैंकों यानी 14 मुख्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1969।
1969 में दोस्तों 14 मुख्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारत में 19 जुलाई 1969 को किया गया था। 14 वाणिज्यिक बैंकों जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया और दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया, लेकिन 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। अगला प्रश्न सामान्य विज्ञान से संबंधित है। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है पॉलीग्राफ, टरबाइन, रेडिएटर या क्वाड्रेंट। तो सही उत्तर है मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है। टरबाइन के द्वारा बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में परिवर्तन करके बिजली प्राप्त की जाती है। और याद रखिएगा क्वाड्रेंट है ये नौ संचालन यानी नेविगेशन और खगोल विज्ञान में ऊंचाई और कोणों को मापने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न है आविष्कार से संबंधित है। मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? तो सही उत्तर है जेम्स पकल। दोस्तों जेम्स पकल 1667 से 1724 ईस्वी एक अंग्रेज आविष्कारक, वकील और लेखक थे। इन्होंने 1718 में एक बहुशाट गन का आविष्कार किया जिसको कि मशीन गन कहा जाता है, इसलिए इनको मशीन गन का पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है किसकी? तो आपको बताना है ऊष्मीय आयनन का सिद्धांत किसकी महत्वपूर्ण देन है। सही उत्तर है M.N. साहा, मेघनाथ साहा। दोस्तों M.N. साहा का महत्वपूर्ण योगदान ऊष्मीय आयनन सिद्धांत का प्रतिपादन करना रहा है। और देखा जाए तो H.J. भाभा ये अंतरिक्ष किरणों की बौछार का सिद्धांत, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में। C.V. रमन प्रकाश के प्रकीर्णन या रमन प्रभाव से संबंधित हैं। और दोस्तों J.C. बोस या जगदीश चंद्र बोस जो हैं ये क्रिस्टल की संरचना पर अध्ययन और बेतार संदेश, पौधों में चेतना की खोज और केस्कोग्राफ के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो आप अपने शुरुआती विज्ञान की कक्षाओं में पढ़े होंगे कि रॉकेट जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत संवेग संरक्षण पर आधारित है। रॉकेट से गैसें अधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं जो रॉकेट के ऊपर रखने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती हैं। और संवेग संरक्षण में कहा गया है कि एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरी में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं चिकित्सकीय भाषा या मेडिकल लैंग्वेज में गोल्डन आवर का संबंध किससे होता है? तो उत्तर है हृदयाघात से। दोस्तों गोल्डन आवर जो है ये दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है और ऐसे में इस पहले घंटे में आवश्यक चिकित्सा सुविधा मिलने पर व्यक्ति को बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न है किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी कहा जाता है EEG को। और दोस्तों ये मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स की बौछार से सिर की त्वचा में उत्पन्न वैद्युतीय गतिविधियों का अभिलेखन किया जाता है। तो सही उत्तर है जो है मस्तिष्क की क्रियाविधि रिकॉर्ड करने के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है बीटा ब्लॉकर एक औषधि है किसको बचाने के लिए? तो सही उत्तर है दोस्तों बीटा ब्लॉकर जो औषधि है ये हृदयाघात से बचाने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर है बीटा ब्लॉकर औषधि जो है ये हृदयाघात से बचाने के लिए और उच्च रक्तचाप से बचाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या है? ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या है? तो सही उत्तर है तंबाकू युक्त गुटखा। दोस्तों ये मुंह के सूजन और मुंह के अंदर फाइब्रोसिस ऊतकों से जुड़ा एक दुर्लभ विकार है और इसमें क्या है कि मुख के अंदर का भाग कठोर हो जाता है, खाने बोलने और मुंह खोलने जैसे मौखिक कार्यों में बाधा होती है और ये बीमारी एशियाई और भारतीय क्षेत्रों में तंबाकू युक्त गुटखा चबाने से होता है। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से 16 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया था? तो सही उत्तर है पंचायती राज मंत्रालय। दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार प्रदान किया गया था।
अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों, हाँ, ट्राई जो टेलीफोन रेगुलेटरी जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ट्राई के पूर्व अध्यक्ष RS शर्मा को NHA यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 29 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहां पर देश के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह उद्घाटन लेह में किया गया है। और लेह में मौसम विज्ञान केंद्र, ये 3500 मीटर की ऊंचाई पर मौसम विज्ञान केंद्र देश भर में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और इस केंद्र की स्थापना लद्दाख क्षेत्र में मौसम संबंधी कोई भी सूचना अथवा चेतावनी को समय से पूर्व लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, 25 जनवरी 2021 को देश भर में 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 2021 में जो मतदाता दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या था? तो सही उत्तर है, मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। और ये दोस्तों 25 जनवरी 2021 को मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का स्थापना दिवस होता है। अगला प्रश्न है, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों, लियोन मेंडोका। लियोन मेंडोका 2020 दिसंबर 2020 में गोवा के शतरंज खिलाड़ी लियोंडो मेंडोका ने इटली में बेरजानी कप में तीसरा और आखिरी नाम हासिल कर भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला प्रश्न है, 26 से 31 जनवरी 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत पर्व 2021 का आयोजन किया गया? वर्चुअल भारत पर्व 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्घाटन 26 जनवरी 2021 को केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्मों को चुनिए। देखिए, 10 का जो संबंध है ये 1000 से है, उसी प्रकार 2 का संबंध किससे है तो आपको बताना है। तो सही उत्तर है, जिस प्रकार 10 का क्यूब 10⁻³ का मान 1000 होता है दोस्तों, देखिए उसी प्रकार 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। 44 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। कथन है, अनेक संपादकों ने सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक की है। निष्कर्ष ये है कि संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं। दूसरा निष्कर्ष है कि सच्चाई को विकृत करना अधिक हानिकारक है। तो इसमें से क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों? कथन के अनुसार देखा जाए तो अनेक संपादकों ने सच्चाई को विकृत करके हित की अपेक्षा हानि अधिक की है। इसका अर्थ ये है कि कुछ संपादक सच्चाई को विकृत करते हैं, लेकिन सभी संपादकों द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो केवल निष्कर्ष 2 प्राप्त होता है कि संपादक की सच्चाई को विकृत करना अधिक हानिकारक है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म ज्ञात करना है। देखिए, CX, HS, BY और JP, इनमें से विषम कौन है आपको बताना है। तो CX का मतलब C तीसरा अक्षर है और X जो है वर्णमाला का 24वां अक्षर है, तो इसका मान 3 और 24 हो जाएगा 27। उसी प्रकार HS 8वां है और S 19वां है, तो ये हो जाएगा 27 इसका जोड़। BY का मतलब 2 B दूसरे पे है, Y 25 पे, तो 2 और 25 इसका मान 27 हो जाएगा। और JP, J का मान 10 है और P का मान 16, तो इसका मान 26 ही हो रहा है। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका विषम अक्षर युग्म है।
अगला प्रश्न है, बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को है। उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि पिंकी का जन्म 22 सितंबर को हुआ है? तो पहले आपको जून से देखना है कि किसी निश्चित वर्ष में 5 जून को सोमवार आता है। तो 5 दिन से जब 5 जून से 22 सितंबर तक आप लगाएंगे तो कुल दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? 25 प्लस जुलाई में 31 प्लस अगस्त में 31 प्लस 22 तक आपका 109 दिन आ जाएंगे। उसी वर्ष पिंकी के जन्मदिन 109 में 7 से आप भाग देंगे, 109 जो दिन आ जाएंगे उसमें जब आप 7 से भाग देंगे दोस्तों, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये 15 सप्ताह, 15 वीक एंड 4 डे हो जाएगा। 4 डे का मतलब ये हो जाएगा कि पिंकी का जन्मदिन जो 22 सितंबर को आने वाला दिन है ये सोमवार है। सोमवार से 4 दिन आगे तो मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार हो जाएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुक्रवार का दिन आ जाएगा जो है पिंकी का जन्मदिन। अगला प्रश्न है, एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा दोपहर 3 बजे अंतर्विष्ट कोण का वृत्तमान क्या होगा? तो दोपहर 3 बजे घड़ी की घंटे की सुई और 3 बजे घंटे की सुई 3 और मिनट की सुई जो है वो 12 पर होगी। तो कोण जो है, कोण क्या है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच में 15 मिनट का अंतर रहने पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप जानते हैं 90 डिग्री का कोण बनेगा जब 3 बजता है घड़ी में 3 ऐसे बजता है, देखिए, तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री को दोस्तों π/2 से यानी 180/2 से अभिहित किया जाता है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि जब 3 बजे घड़ी की सुई घंटे और मिनट की सुई का π/2 कोण इसका वृत्तीय मान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि लाल को नीला कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, सफ़ेद को पीला कहा जाए तो माणिक्य का रंग क्या होगा आपको बताना है। तो माणिक्य का रंग आप जानते हैं लाल होगा और यहाँ पे लाल को नीला कहा जा रहा है। तो सही उत्तर माणिक्य का रंग जो है ये ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, माणिक्य का रंग नीला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु कितने करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है? तो सही उत्तर है ये बजट 1200 करोड़ रुपए का है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने 50 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट था जीएस का उसको सॉल्व किया, और ये प्रैक्टिस सेट विशेष रूप से उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के जो अनिवार्य खंड है सामान्य अध्ययन का उसके लिए बनाया गया है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।